मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अगली क्लास पिछली वाली से आगे शुरुआत करते हैं बेटा। अपन देख रहे थे डी ब्लॉक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया था 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, और आर्गन का मतलब हो गया 18 और ये 20 और ये 21 स्कैंडियम। उसके बाद में टाइटेनियम का कल बताया था 22, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Ar3d2 और 4s2। उसके बाद में स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम के बाद में आता है बेटा वेनेडियम, और ये 23 परमाणु क्रमांक, ये हो गया Ar और 3d3 और 4s2। उसके बाद में क्रोमियम 24 परमाणु क्रमांक। यहाँ अपवाद है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आपको हम बताएंगे हमें। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए Ar और 3d5 4s1। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर एक्सेप्शंस है, अपवाद है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर। उसके बाद में अगला आता है क्रोमियम के बाद में Mn25 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा Ar3d5 4s2। उसके बाद में Fe, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो देखिए ये हो जाएगा Ar आर्गन 18 और 20 और ये 26। उसके बाद में Fe के बाद में फिर कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 27 Ar, और उसके बाद में 3d7 4s2। उसके बाद में कोबाल्ट के बाद में निकिल आता है, परमाणु क्रमांक उसका बेटा 28 होता है Ar और 3d8 और 4s2। उसके बाद में अगला आता है बेटा Cu29 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar 3d10 4s1। और उसके बाद में आता है बेटा जिंक 30, और इसका जो है वो Ar 3d10 4s2। यहाँ भी एक्सेप्शन है, अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये एक्सेप्शंस, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए एक एक करके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस के अंदर जो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था बेटा n-1d 1 से लेकर 10 तक, ns1 या 2, ns1 या 2, यानी एस के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन 1 रहता है। तो इस प्रकार n-1d 1 से लेकर के 10 तक, और ns में यानी ns का मतलब यहाँ 4s से है, तो इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रहते हैं। अब देखिए यहाँ इस 3D श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 3D श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे सिलेबस में 3D श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है सिलेबस में बेटा। और इस प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ये आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो इससे रिलेटेड एक पार्ट है बेटा 9वां, जिसको उपसह संयोजी बंध इसके तुरंत बाद में हम पढ़ेंगे। तो वो पार्ट बहुत आसान हो जाएगा यदि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हों। और ये जो सारी की सारी धातुएं हैं, और ये धातुएं जब इन धातुओं से जब आयन बनते हैं, मतलब धनायन बनाती हैं धातुएं, तो इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस स्थिति में क्या होता है, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ क्रोमियम और कॉपर के अंदर, क्रोमियम का अंदर देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 के बाद में यहाँ 3d4 होना चाहिए, और ये 4s2 होना चाहिए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 न होकर 3d5 4s1 है। इसी प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो देखिए 3d9 4s2 होना चाहिए था, 3d9 4s2, लेकिन ये नहीं हो करके, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar 3d10 4s1 होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपवाद एक्सेप्शन है। तो इसका हम कारण देखिए, तो कारण देते हैं कि Cr व Cu के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद के कारण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद के कारण परीक्षा के अंदर बेटा यही दोनों प्रश्नों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं। क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि स्टूडेंट
इनमें गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो CR व CU के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद के कारण जो है बेटा, वो कारण है बेटा 2। पहला जो कारण हमारा आता है वो है कि 3D व 4s ऊर्जा अंतर कम होता है। ऊर्जा अंतर जो है वो कम होता है, ऊर्जा अंतर कम होता है। कैसे देखिए कम कैसे होता है, देखिए ये हमारे परमाणु की ये नाभिक है, ये पहले वाला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ मान लीजिए 4s के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है 3s 3p 3d। तो 3d के इलेक्ट्रॉन 3d और 4s दोनों को एकदम पास पास में है। तो 3d व 4s जो कक्षक हमारे हैं, इनका ऊर्जा अंतर क्या होता है, कम होता है। और ये ऊर्जा अंतर कम होने के कारण CR और CU के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद होता है। दूसरा हम कारण यहाँ देते हैं कि अर्धपूर्ण का मतलब होता है D5 विन्यास। यहाँ अगर बात करें तो वह पूर्ण पूरित विन्यास, अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास की जब बात करें तो आता है D10। पूर्ण पूरित विन्यास की बात करते हैं तो आता है D10। अर्धपूर्ण की बात करें तो D5, पूर्ण पूरित विन्यास की बात करते हैं तो D10। ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्थायी होता है अपनी अन्य स्थितियों से, अपनी अन्य स्थितियों से। और अन्य स्थितियाँ कौन सी होती हैं, देखिए अन्य स्थितियों से में कौन सी होती हैं, अन्य स्थिति में होती हैं, देखिए D5 ज़्यादा स्टेबल है D4 से, D4 से। अन्य कंडीशन D4 हो गई। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यहाँ 3D4 यदि होता तो ये अनस्टेबल था और 3D5 होते ही स्टेबल है। तो 3D और 4s के अंदर ऊर्जा अंतराल बेटा कम होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है, तो 3D में अर्धपूर्ण स्थिति बन जाती है। s में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो पूर्ण पूरी तरह 1 है तो अर्धपूर्ण स्थिति है। तो ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, दोनों स्थायी हैं। तो अर्धपूर्ण स्थिति जो है D की वो D5 होती है, वो ज़्यादा स्थायी होती है। इसी प्रकार से बेटा देखो पूर्ण पूरित स्थिति, यहाँ कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए यहाँ 3D8 है और यहाँ कायदे से कॉपर का 3D9 4s2 होना चाहिए था, 3D9 4s2। लेकिन ये नहीं होकर के 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है और 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 10 हो जाते हैं। मतलब ये स्थिति कैसी है, पूर्ण पूरित कंडीशन है ये। तो अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित स्थिति ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा स्थायी होती हैं अपने अन्य स्थितियों से। इसी प्रकार D10 जो है वो बेटा ग्रेटर देन है D9 से। इसका जो कारण हम देते हैं कि क्यों ये ज़्यादा स्थायी है, ये 11वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, विनिमय ऊर्जा कारण दिया जाता है। विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा। और वो विनिमय ऊर्जा जो होती है वो D5 की जो है वो ज़्यादा होती है D4 से, विनिमय ऊर्जा। तो विनिमय ऊर्जा को हम यदि व्यक्त करना चाहें तो देखिए D5 जो है, D5 के अंदर D जो 5 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का जो हुंड के नियमानुसार ऐसे होता है। अब देखिए इसके अंदर यदि एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, फिर ये 4 बार ये एक्सचेंज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 2 3 3 बार एक्सचेंज हुआ। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 2 बार एक्सचेंज हुआ। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 बार एक्सचेंज हुआ। टोटल मिलाकर के 4 3 7 2 9 1 10 बार, 10 यूनिट बार चेंज हुआ है। जो एनर्जी है वो इसकी कह सकते हैं हम 10 यूनिट। D4 की यदि बात करते हैं तो D4 के अंदर देखिए, D4 की यदि बात करेंगे तो D4 में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये D4 कंडीशन है। उसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी विनिमय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये वाला 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में ये 3। तो ये हुआ कि पहले वाला 3 बार एक्सचेंज हुआ, दूसरे वाला 1 और 2 और तीसरे वाला 1 बार। तो ये कितना हुआ, 6। ये 6 यूनिट हो रही है, ये कितनी यूनिट हो रही है बेटा, 10 यूनिट। इसलिए D5 की जो विनिमय ऊर्जा होती है, एक्सचेंज एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है किससे, D4 से। इसलिए D5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, ज़्यादा स्थायी होता है D4 से। यही कारण है कि क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद होता है। परीक्षा के अंदर भी क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा जाता है, क्योंकि जो गलती होने की संभावना होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गलती होने की संभावना होती है। उसके बाद में अगला जो बिंदु है बेटा वो हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के गुण। अगला जो बिंदु है वो पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के गुण। डी ब्लॉक के तत्व क्या क्या गुण दर्शाते हैं वो हम देखेंगे।
तो डी ब्लॉक तत्वों के जो गुणों की जब बात करते हैं तो डी ब्लॉक तत्वों में देखिए क्या क्या गुण होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की गुणों की बात करते हैं तो या यूँ कहें संक्रमण तत्वों के गुण, संक्रमण तत्वों के गुण, संक्रमण तत्वों के गुण। तो देखिए सबसे पहला बिंदु है कि सभी संक्रमण तत्व बेटा धातु है, धातु है। और धातु सबसे अच्छी धातु वो होती है जो इजीवे में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए, त्याग कर धनायन बनाती है, धनायन बनाती है। अच्छी धातु वो है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। तो पहला बिंदु है सारी क्या है, सभी तत्व क्या है, धातु। अब जब धातु है तो हमें पता है बेटा कि धातु है तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत व उष्मा की चालक, विद्युत व उष्मा की चालक होगी, क्योंकि जब धातु ही है तो विद्युत और उष्मा की क्या होती है, ये चालक होती है, यानी चालक का कार्य करती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन का कार्य करते हैं। तीसरा हमारा गुण आता है वो आता है बेटा परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था, परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था, परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था, परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ये तत्व, प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था को हम विस्तार से देखेंगे। इस ब्लॉक की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है ये, यानी परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था का मतलब जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया था कि जैसे Fe है उसकी आक्षीकरण अवस्था +2 भी होती है, +3 भी होती है, फेरस और फेरिक। ऐसे ही कोबर जो होता है उसकी आक्षीकरण अवस्था हमने आपको +1 भी बताई थी, +2 भी बताई थी। इसको क्यूप्रस, इसको क्यूप्रिक, इसको कहते हैं परिवर्तनशील आक्षीकरण अवस्था। इस ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में अगला जो बिंदु आता है, फोर्थ बिंदु है गुणों का, वो है बेटा ये तत्व जो है या ये संक्रमण तत्व जो होते हैं ये तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए क्यों उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक, और ये रिक्त डी कक्षक होते हैं वो उत्प्रेरक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। विस्तार से हम अध्ययन इसका बाद में करेंगे कि किस रासायनिक क्रिया के, किस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन सा तत्व जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला 5वां बिंदु आता है बेटा, ये तत्व जो है वो रंगीन होते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। इस रंग की व्याख्या भी हम आगे पढ़ेंगे। सीधा सा इसमें यदि बात करें रंग की बात, तो इसमें डी संक्रमण होता है, यानी जब ऊर्जा देते हैं तो जो ग्राउंड स्टेट होती है, आद्य अवस्था होती है, निम्नतम अवस्था होती है, उसका इलेक्ट्रॉन त्याग करके उच्च कक्षा में चला जाता है। और जब वो वापस आता है, वो उत्सर्जन होते समय निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते समय वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और उस दौरान जो है वो ऊर्जा अब्जॉर्ब करता है। और जब वापस उच्च कक्षा से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उस समय हमें वो रंगीन दिखाई देता है। इसका विस्तार से अध्ययन जो है वो अपन इसी पार्ट में थोड़ा आगे करेंगे। तो ये तत्व जो है वो रंग प्रदर्शित करते हैं। 6वां बिंदु आता है बेटा, ये तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण का प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुणों का अध्ययन जो है वो हम इसी में आगे करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, गति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है 2 प्रकार की, कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इस गति के कारण जो है तो पदार्थ किसी उसमें बात करते हैं यदि तत्व की, तो उसमें चुंबकीय गुण होते हैं। इनका अध्ययन भी हम आगे करेंगे, इसी पार्ट में आगे करेंगे विस्तार से। अगला बिंदु आता है, ये तत्व जो है वो अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ये तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं वो अध्ययन करेंगे हम इसी में आगे विस्तार से। अंतराकाशी यौगिक डी ब्लॉक के जो डी ब्लॉक की क्या सारी जो धातुएं होती हैं वो क्रिस्टल में निकटतम व्यवस्थित होती हैं, निबिड़ संकुलन व्यवस्था होती है क्रिस्टल के अंदर। और जब निबिड़ संकुलित व्यवस्था में जब होते हैं तो बीच बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं, उन रिक्त स्थानों को अंतराकाश कहते हैं। और इनमें छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इनको धंसा देते हैं, और इनसे बने हुए यौगिक जो होते हैं अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो इनको हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे किस प्रकार ये बनते हैं और इनके गुण क्या हैं। अगला बिंदु है, डी ब्लॉक की धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं, उपसह संयोजी यौगिक, इसी से आगे वाला पार्ट है।
संकुल यौगिक बनाती हैं। तो संकुल यौगिक बनाने का जो कारण है वो यहाँ ये दिया जाता है। क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनके अंदर संकुल यौगिक के इनमें डी ब्लॉक की धातु में रिक्त डी कक्षक होता है और रिक्त डी कक्षक होता है। और दूसरी बात इनके ऊपर आवेश घनत्व ज़्यादा होता है। आवेश घनत्व डी बराबर होता है m/v। तो मतलब v यहाँ घेरे से है, आकार से मतलब है, तो इस पर आवेश घनत्व ज़्यादा होने के कारण डी ब्लॉक की जो धातुएँ होती हैं उनमें जिनका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा उच्च आवेश घनत्व है, रिक्त डी कक्षक। इसके कारण से ये कौन से यौगिक बनाती हैं? संकुल यौगिक बनाती हैं। इस अगला जो हमारा गुण आता है इनके लिए वो आता है कि ये मिश्र धातु बनाती हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट गुण है डी ब्लॉक की धातुओं के। डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं इनके मुख्य गुण हैं, क्या बनाती हैं? ये मिश्र धातु। तो अगला बिंदु जो भी है, नवा बिंदु जो भी है वो है मिश्र धातु बनाती हैं। मिश्र धातु बनाती है। और मिश्र धातु जो होती है वो जैसे हम बात करते हैं Cu+Sn, Cu+Zn, इसको हम पीतल कहते हैं। तो पीतल के अंदर कॉपर और जिंक होता है, कांसे के अंदर कॉपर और टिन होता है, कांसे के अंदर कॉपर और टिन होता है। तो ये क्या है? ये मिश्र धातु, यानी इस संक्रमण तत्व जो होते हैं उनकी जो धातुएं होती हैं, संक्रमण तत्व में जो धातुएं होती हैं वो आपस में मिक्स होकर के और मिश्र धातु बनाती हैं। और ये बने हुए मिश्र धातु होते हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं और मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं और इनका MP/Bp जो होता है वो ज़्यादा होता है। MP और Bp जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस प्रकार ये हमारे जो है वो डी ब्लॉक की जो धातुएँ होती हैं उनके मुख्य गुण हैं। उसके बाद में अगला बिंदु जो है वो बेटा हम पढ़ेंगे, अगला बिंदु पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के गुणों की। जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले डी ब्लॉक धातुओं का हम पढ़ते हैं परमाणवीय व आयनिक आकार। इन संक्रमण तत्वों का परमाणवीय व आयनिक आकार, परमाणवीय व आयनिक आकार, परमाणवीय व आयनिक आकार। तो परमाणवीय व आयनिक आकार की जहाँ तक हम बात करते हैं परमाणु आयनिक आकार की, तो डी ब्लॉक धातुएँ जो होती हैं उनका परमाणवीय जो आयनिक आकार होता है, परमाणु आयनिक आकार, वो देखिए हम इनका अध्ययन हम करते हैं बेटा। जैसे बात करें हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये हम अध्ययन इसका करते हैं L2R, लेफ्ट टू राइट, यानी ये हम इसको कहेंगे क्षैतिज अध्ययन कहेंगे। हम इसको क्षैतिज अध्ययन करते हैं इनका, क्योंकि इनमें समानता, यही समानता ज़्यादा है, वर्टिकल या ऊर्ध्व जो समानता है वो कम है। तो डी ब्लॉक धातुओं परमाणु आयनिक आकार में L2R अध्ययन करते हैं, क्षैतिज अध्ययन। तो देखिए इनमें डी ब्लॉक धातुओं में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट टू राइट L2R, बाएं से दाएं जाने पर परमाणवीय व आयनिक आकार, परमाणवीय व आयनिक आकार, परमाणवीय व आयनिक आकार शुरू में, परमाणवीय आयनिक आकार शुरू में कम होता है। परमाणवीय आयनिक आकार शुरू में कम होता है, बीच में आकार लगभग बराबर रहता है, बीच में आकार लगभग बराबर रहता है, बीच में आकार लगभग बराबर और अंत में आकार में वृद्धि हो जाती है, अंत में आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ये हम डी ब्लॉक के लिए हम यदि परमाणु रासायनिक आकार की बात करते हैं, एक आवर्त में L2R जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, तो परमाणु आयनिक आकार शुरू वाले तत्वों में परमाणु आयनिक आकार में कमी होती है, बीच वाले तत्वों में परमाणु आयनिक आकार जो होता है वो बराबर होता है, अंत में आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसका हम बेटा दो कारण देते हैं। तो यहाँ देखिए कारण नंबर फर्स्ट है, कारण नंबर फर्स्ट क्या देते हैं, परिरक्षण प्रभाव और परिरक्षण प्रभाव। और दूसरा जो कारण देते हैं वो है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको शॉर्टकट में ENC भी कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो हमने देखो परमाणु आकार शुरू में कम, बीच में लगभग बराबर और अंत में आकार में वृद्धि हो जाने के दो कारण देते हैं।
इन तत्वों में। पहला हम देते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो हमने आपको अच्छी तरह से बताया था कि किसे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण जो प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव वो हमने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु में संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा डाला गया प्रतिकर्षण, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा या भीतरी कोष के या आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा डाला गया प्रतिकर्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और इस परिरक्षण प्रभाव जब आंतरिक कोष के, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जहाँ यहाँ है, ये जैसे ही संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण डालेंगे, प्रतिकर्षण दूर धकेलेंगे इनको, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पेरीफ्री में रहेंगे। क्यों? क्योंकि नाभिक जो है, नाभिक हमें पता है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है नाभिक। तो नाभिक इन पेरीफ्री में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। और जब पेरीफ्री में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेरीफ्री में रहेंगे, और पेरीफ्री में रहने के कारण जो है वो आकार बढ़ा हुआ रहता है थोड़ा सा परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो परिरक्षण प्रभाव आकार को क्या करता है बेटा? परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। इसके कारण आकार, परिरक्षण प्रभाव के कारण जो आकार होता है वो बेटा बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ता है। दूसरा देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश जब जब भी ये बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, ये जब जब भी बढ़ेगा तो परमाणुवीय आकार को क्या करता है बेटा? ये कम करता है, परमाणुवीय आकार को कम करता है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी भी परमाणु, यहाँ हम बात करते हैं, देखिए अभी हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो +3 +4 मैक्सिमम +5 +6 +7, तो देखिए L2R जाने पर लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू बढ़ रही है लगातार। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो बढ़ा हुआ आवेश जाता कहाँ है? नाभिक के अंदर जाता है। और नाभिक के अंदर जाएगा तो चूंकि पॉजिटिव आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये बाहरी में जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, इन इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ खूब पकड़ के रखेगी, खिंचाव अपनी नाभिक की तरफ खिंचाव होगा तो ये पेरीफ्री में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं वो नाभिक की तरफ झुक जाएंगे, तो आकार में क्या आ जाएगी? उससे कमी आ जाती है। तो परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है, परिरक्षण प्रभाव। और प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, उसे परमाणुवीय आकार में क्या आती है? हमेशा कमी आती है। तो हम L2R की बात करते हैं इनमें संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखिए परमाणुवीय रासायनिक आकार शुरू में कम क्यों होता है? कि शुरू वाले तत्वों में देखिए आप लगातार +3 +4 +5 +6 +7 लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो बेटा वो आकार को क्या करता है? कम करता है। तो शुरुआत में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है, वो आकार को कम करता है। और बीच वाले तत्वों में जैसे ही जाते हैं, यहाँ बीच वाले तत्वों में, तो यहाँ क्या होता है? देखिए बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना आकार को कम कर रहे हैं वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ा रहा है। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए, मैं यहाँ अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए ये नाभिक, ये पहले वाला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा, और ये हमारा 4s मान लीजिए, इसको चौथा कोष हो गया। तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही, स्कैंडियम की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद में स्कैंडियम में 9वां इलेक्ट्रॉन, मतलब 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आंतरिक कोष में। और बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन या तो 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वे आंतरिक कोष में 3D में, 3D के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 3D में, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहरी 4s के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर रिपल्सन डालते हैं, प्रतिकर्षण डालते हैं। और जैसे जैसे हम L2R जाते हैं तो आंतरिक कोष में n-1d में या 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे तो उससे परमाणुवीय और आयनिक आकार जो है तो बढ़ता है। लेकिन बीच वाले जो तत्व होते हैं उनमें जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को कम करता है, परिरक्षण प्रभाव आकार को उतना ही बढ़ा देता है। तो यूँ कहीं बीच वाले तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर परिरक्षण प्रभाव होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर परिरक्षण प्रभाव होता है। उसके बाद में जो है वो अगली तीसरी बात देखिए, अंत में आकार में क्यों वृद्धि हो जाती है? क्योंकि जैसे अंत में यहाँ तक हम बढ़ते हैं
तो यहाँ तक बढ़ने पर कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर का ये डी जो है वो पूरा बढ़ जाता है, 3d10 हो जाता है कॉपर में। जैसे मान लीजिए तो आंतरिक कोश के अंदर, जिसको हम n-1d कहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे परिरक्षण प्रभाव का मान तो बढ़ जाता है, और परिरक्षण प्रभाव जब बढ़ता है तो बेटा आकार को वो बढ़ाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अंत में कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो पॉजिटिव का जो मान है, यानी धनावेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, उसके मान में कमी आती है। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा तो वो आकार को मतलब उतना कम नहीं कर पाएगा, लेकिन परिरक्षण बढ़ जाता है, और जब परिरक्षण बढ़ जाएगा तो आकार को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब 3D श्रेणी के अंदर L2R जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय आकार में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है। सामान्य तौर पर हम देखिए, सामान्य तौर पर हम क्या पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर हम किसी भी आवर्त की यदि बात करते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः किसी भी आवर्त की बात करते हैं तो परमाणुीय आकार कम होता है आवर्त में। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ मानते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं अपन 3D श्रेणी की, तो यहाँ हम कहेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर संक्रमण श्रेणी में या 3D श्रेणी के अंदर बाएं से दाएं संक्रमण श्रेणी में जाने पर जो है वो परमाणुीय आकार जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कम नहीं होने के कारण दो बताया आपको। पहला कारण था बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा था परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों कारणों के कारण संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी में L2R जाने पर परमाणुीय आकार में उतनी, परमाणुीय आकार के अंदर उतनी जो है वो परमाणुीय आकार में उतनी कमी नहीं होती है, मतलब आकार लगभग बराबर सा रहता है L2R जाने पर। एक्चुअल स्थिति हम पढ़ते हैं 3D श्रेणी के अंदर L2R जाने पर परमाणुीय आकार शुरू में कम, बीच वाले तत्वों में लगभग बराबर, अंत में परमाणुीय आकार में वृद्धि हो जाती है। उसके दो कारण बताए, लेकिन परमाणुीय आकार लगभग समान सा ही रहता है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है बेटा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, तो देखिए सबसे पहले आयनन एंथैल्पी हमने आपको अच्छी तरह से बताया था पहले, डेल आई एच, इसको हम प्रदर्शित करते हैं इसको आयनन एंथैल्पी को। और इसकी परिभाषा की बात करें तो संयोजी कोश है, संयोजी कोश के ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को, ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। डेल आई एस जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन हीट चेंजेस कहलाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है ये, और ऊष्मा का परिवर्तन है ये। तो संयोजी कोश में ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को उस कोश से बाहर निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा होती है उसको हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ यदि 3D श्रेणी की हम बात करते हैं तो 3D श्रेणी में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में, 3D श्रेणी में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में L2R जाने पर या हम कहें बाएं से दाएं जाने पर L2R जाने पर शुरू में डेल आई एच ज़्यादा लगती है, मतलब बढ़ती है। बीच वाले तत्वों में बीच में डेल आई एच लगभग बराबर वह अंत में डेल आई एच कम होती है। तो इसका जो कारण हम देते हैं वो उसे ही देते हैं, परमाणुीय आकार से ही देते हैं इसका कारण हम। तो परमाणुीय आकार से इसका कैसे देते हैं? देखिए परमाणुीय आकार की जब हम बात करते हैं तो परमाणुीय आकार के अंदर, परमाणुीय आकार में किस हिसाब से हम दे सकते हैं, तो परमाणुीय आकार हमने अभी भी पढ़ा था। तो डेल आई एच जो होती है उसका एक कारक है डेल आई एच, परमाणुीय आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परमाणुीय आकार की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो परमाणुीय आकार देखिए जैसे बढ़ेगा तो डेल आई एच का मान कम हो जाएगा, और ये परमाणुीय आकार का मान यदि बेटा कम होता है तो इसका डेल आई एच का मान बढ़ता है। तो देखिए 3D श्रेणी प्रथम संक्रमण श्रेणी में L2R जाने पर डेल आई एच शुरू में क्यों बढ़ती है? क्योंकि अभी थोड़ी सी देर पहले आपको हमने बताया था कि शुरू में परमाणुीय आकार बढ़ता है
और जब बेटा परमाणुवीय नहीं, शुरू में परमाणुवीय आकार में जो है वो आकार में जो शुरुआत में जो आकार है परमाणुवीय आकार है उसमें कमी होती है, और परमाणुवीय आकार के अंदर है, परमाणुवीय आकार में जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आकार में कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो नाभिक होती है वो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखती है, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ गया, और पॉजिटिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखी, तो परमाणुवीय आकार में कमी होती है। तो जब परमाणुवीय आकार में कमी होगी तो उसके लिए डेल आई एच ज़्यादा लगेगा, यानी ऊष्मा ज़्यादा देने पर वो इलेक्ट्रॉन है उस कोष से आउट होंगे, वरना उस कोष से इलेक्ट्रॉन आउट नहीं होंगे। बीच वाले में डेल आई एच क्यों बराबर होती है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बीच वाले जो तत्व होते हैं उनमें परमाणुवीय आकार लगभग क्या होता है? बराबर रहता है, क्योंकि वहाँ जितना जेड इफेक्टिव काम करता है उतना ही परिरक्षण प्रभाव काम करता है। और अंत में डेल आई एच के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि अंत में जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो आकार को बढ़ा देता है, और जब बड़ा आकार होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हमने ऊष्मा देकर के, हीट देकर के इसको बाहर आउट करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ईजीवे में ये इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, क्योंकि इस नाभिक से इसकी पकड़ कमज़ोर है, और नाभिक से पकड़ कमज़ोर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊष्मा या ऊर्जा दे करके ही इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपन बाहर कर सकते हैं। तो ये आयनन एंथैल्पी है। अब आयनन एंथैल्पी में यहाँ एक प्रश्न बनता है, उसके लिए सीआर के लिए बनता है, कॉपर के लिए बनता है। तो सीआर का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो AR आर्गन और 3D5 और 4s1 होता है, और यदि इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें, फर्स्ट डेल आई एच की बात करें बेटा इसकी, तो फर्स्ट डेल आई एच का मतलब Cr प्लस बन गया, और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D5 AR और 3D5 हो गया, और 3D5 का मतलब हो गया ये अर्धपूर्ण स्थिति हो गई। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि Cr जो है उसकी सेकेंड डेल आई एच जो होती है, Cr है कॉपर +1 बन गया 3D5, इसकी जो सेकेंड डेल आई एच होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? सेकेंड डेल आई एच वो ज़्यादा होने का कारण है कि Cr जो है उसमें 3D5 में से यदि एक इलेक्ट्रॉन और हटाएंगे अपन तो ही 3D4 बनेगा, और ऐसा ये चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि जो है वो अर्धपूर्ण स्थिति होने पर, अर्धपूर्ण जब स्थिति होती है तो उस स्थिति के अंदर स्थायी होती है, और स्थायी होती है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो जो Cr है उसकी जो सेकंड डेल आई एच जो होती है वो बेटा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का कारण जो है वो आपके सामने बोर्ड पर है। Cr परमाणु था उस समय, विन्यास ये है, और फर्स्ट डेल आई एच पढ़ेंगे तो 3D5 हो गया, इलेक्ट्रॉन ईजी में हट गया, 3D5 अर्धपूर्ण स्थिति आ गई। अब देखिए Cr+1 से सेकंड डेल आई एच हो गई, यहाँ जो है वो 3D4 नहीं होना चाहेगा। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो है वो पूर्व में इसकी स्थिति जो है वो अर्धपूर्ण स्थिति है। पूर्व में जो स्थिति है इसकी अर्धपूर्ण है, देखिए यहाँ, तो 3D अर्धपूर्ण स्थिति है, स्टेबल होता है, स्थायी विन्यास होता है, अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरी स्थायी विन्यास है। तो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और हटे और 3D4 जो कम स्टेबल स्थिति है वो आए, इसलिए Cr जो है क्रोमियम है उसकी सेकेंड डेल आई एच ज़्यादा होती है। Cr की सेकेंड डेल आई एच, सेकेंड जो डेल आई एच ग्रेटर देन होती है Cr की फर्स्ट डेल आई एच से, फर्स्ट डेल आई एच से। उसका कारण हमने दे दिया, इस स्थिति में आएगा तो ये स्थिति होगी, ये स्थिति है अर्धपूर्ण, और 3D5 अर्धपूर्ण स्थिति में स्टेबल होता है। स्टेबल होने के कारण ये स्थिति आती नहीं, आना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा वो एनर्जी देनी पड़ेगी, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट होंगे, क्योंकि स्थायी स्थिति होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ज़्यादा हमें ऊष्मा है, ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी। यही प्रश्न जो है वो बेटा कॉपर के लिए है। तो कॉपर के लिए देखिए क्या प्रश्न है, कॉपर के लिए यही प्रश्न कॉपर के लिए लागू होता है। तो कॉपर जो है वो Cu की जो फर्स्ट डेल आई एच, वो डेल आई एच लेस देन होती है कॉपर की सेकंड डेल आई एच से, कॉपर की सेकंड डेल आई एच से। मीन्स ये हुआ कि सेकंड डेल आई एच कॉपर की ज़्यादा होती है। तो ये पढ़ने के लिए हमें भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो देखिए हम क्या करते हैं, कॉपर परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो गया बेटा AR, इसको 18 होता है 3D10 4s1, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु का। उसके बाद में +1 कॉपर की बात करते हैं तो यहाँ इसी को कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट डेल आई एच हो गया, और यहाँ जो है वो Cu+1 बन गया, Cu+1, और Cu+1 बना उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया
3D10 4s0 और उससे पहले आर्गन लगा देंगे AR 3D10 4s0। तो ये फर्स्ट। इसके बाद में यहाँ से अपन कॉपर की सेकंड डेल IH पढ़ेंगे। यदि सेकंड डेल IH तो सेकंड डेल IH पढ़ेंगे तो Cu+2 हो जाएगा और Cu+2 होगा तो विन्यास हो गया बेटा AR और 3D9 हो गया, AR 3D9 हो गया और 4s0 पूर्व में पहले से था ही। अब देखिए यहाँ से ये कंडीशन आना आसान है। ये क्यों आसान है? क्योंकि 3D10 पूर्णपुरित स्थिति आ रही है, EGV में इलेक्ट्रॉन हट जाएगा यानी फर्स्ट डेल IH कम होती है और जैसे ही यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहेंगे तब सेकंड डेल IH आएगी। तो जो D है उसकी पूर्णपुरित स्थिति होने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन हटाना इतना आसान नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो हटाना इतना आसान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये स्थिति क्या है? पूर्णपुरित है और पूर्णपुरित है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो सेकंड डेल IH जो है कॉपर की क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। तो ये जो कारण हम देते हैं वो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आयनन एंथैल्पी दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे प्रश्न हैं कि क्रोमियम और कॉपर की सेकंड डेल IH जो है वो बेटा ज़्यादा क्यों होती है। उसके बाद में आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड बेटा एक बिंदु हम पढ़ते हैं यहाँ, क्रियाशीलता। तो देखिए डेल IH जो होती है वो क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब ये हुआ कि आयनन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतनी ही क्रियाशीलता ज़्यादा होगी और आयनन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्रियाशीलता कम होगी। तो क्रियाशीलता रिलेटेड है डेल IH से, जो कि हमने कक्षा 11 में इसको पढ़ा था। डेल IH के अनुप्रयोग, आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग में ये बात पढ़ी थी कि जिस तत्व की डेल IH का मान जितना कम होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होती है, जिसकी डेल IH का मान जितना जो डेल IH का मान जितना ज़्यादा होगा क्रियाशीलता कम होगी, डेल IH कम होगा क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे का जो है वो कल पढ़ेंगे। आपको नोट्स जो है वो मैंने वो पहले पूर्व में भिजवा दिए थे आपको, और बाकी ये जो इसका अध्ययन करना कोई समझ में नहीं आया तो मेरे को आप पूछना। थैंक यू।